से हाथ पैर होता है, सोच समझ सकता है, खाना पीना खाता है, घर बना सकता है, कोई फैक्ट्री खोल सकता है, उसके क्या कहला गए? गुण कहला गए। इसी तरह से आवेश के कैसे गुण होते हैं वो हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ का जो टॉपिक है 1.4 और वैद्युत आवेश के गुण। इसमें पहला है मूलभूत गुण, बेसिक उसमें क्या चीज़ है। तो हम ये समझते हैं कि यदि समान तरह के आवेश होते हैं तो उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। समान तरह के आवेश हो तो उसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब वो दूर भागेंगे। तो यहाँ समान शब्द तो हम लोग रोज सुनते हैं, लेकिन इसमें एक नया शब्द आया है सजातीय। तो परीक्षा में सजातीय शब्द आ जाता है खाली स्थान भरने के लिए कि सजातीय आवेशों के बीच खाली स्थान होता है तो क्या होता है? प्रतिकर्षण। और यदि असमान आवेश होंगे, है ना, तो उनमें क्या होगा? आकर्षण। तो मान के चलो मेरे पास दो गुब्बारे हैं और उन गुब्बारों को मैं आवेशित कर दिया, एक में प्लस है दूसरे में भी प्लस है। यदि उनको पास लाऊंगा तो क्या होगा? चिपकेंगे कि दूर भागेंगे? क्यों दूर जाएंगे? दोनों में कैसे आवेश हैं? समान आवेश हैं। समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, अब मान के चलो एक में प्लस हो और दूसरे में माइनस हो, तब क्या होगा? चिपक जाएंगे। उनमें क्या हो गया? आकर्षण। फिर दोनों में माइनस है माइनस हो तो प्रतिकर्षण होता है। आवेश दो तरह के होते हैं ना, धनावेश और ऋणावेश। तो यदि धन धन होंगे, धनावेश धनावेश होंगे तो प्रतिकर्षण, ऋणावेश और ऋणावेश होंगे तो प्रतिकर्षण। और यदि अलग अलग होंगे, एक में धनावेश होगा एक में ऋणावेश होगा, तो वो क्या कहलाएगा? आकर्षण कहलाएगा। तो पहला गुण समझ में आ गया। जो सजातीय आवेश होते हैं या उसी को कौन सा आवेश कहते हैं? समान आवेश। उनके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण। आपको ये शब्द ध्यान रखना है जिनके बीच में अंडरलाइन करूंगा। सजातीय समान का मतलब क्या हो गया? प्रतिकर्षण। ठीक है, और विजातीय आवेश उसी को असमान आवेश बोलते हैं, उनके बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये इसका पहला गुण हो गया। समझ में आया ये? दूसरा गुण ये है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता ये कहती है कि जैसे इतने सारे लोग आप बैठे हो, है ना, तो सबके आवेश का मान कुछ अलग अलग हो सकता है कि इनके शरीर में मान लो 10 आवेश है, उनमें 5 आवेश है, 3 आवेश हैं, तो कुल कितने आवेश हो जाएंगे? तो पूरे आवेशों को हम क्या करें? जोड़ दें। तो उसे हम कहते हैं आवेश की योज्यता। माने आवेशों का क्या हो जाता है? योग हो जाता है। यदि बहुत सारे आवेश हों तो उन आवेशों का क्या हो जाएगा? योग। तो इसके लिए सूत्र है, इस सूत्र को पढ़ लेंगे तो इसकी भाषा बनाते बनेगा। देखना, क्यू का मतलब है किसी निकाय का कुल आवेश। जैसे हम लोग हैं ना, तो सब मिलके क्या बन गया? निकाय। निकाय माने तंत्र होता है। इसका नाम लो, इसका नाम क्या हो जाएगा? किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों का। फिर ये धन का मतलब योग फल के बराबर होता है। हाँ बोलो तो इसका, किसी निकाय का कुल आवेश अलग अलग आवेशों के योग फल के बराबर होता है। जो चिन्ह है उन्हीं को तो पढ़ा देना है ना। और यही शब्द लिखा है कि किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, या कह सकते हो अलग अलग आवेशों के योगफल के बराबर होता है। तो जितने जैसे आप लोग बैठे हो, अपने आप को आवेश समझो, सभी के आवेशों का मान जोड़ देंगे तो हमको कुल आवेश पता चल जाएगा। ये आवेश की योज्यता का नियम है, मतलब आवेश ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पेन है, यहाँ पर 2 कूलाम है, यहाँ पर 3 कूलाम है, यहाँ पर 4 कूलाम है। सारे आवेश को जोड़ दो तो इस पेन के अंदर जितने आवेश हैं वो सारे आवेश हमको क्या हो जाएंगे? पता चल जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो ये बोर्ड है, बोर्ड में यहाँ पर +2 कूलाम आवेश है, यहाँ पर जो है +4 कूलाम आवेश है, और यहाँ पर जो है -5 कूलाम आवेश है। अब आपसे पूछा गया कि इस बोर्ड में कुल आवेश का मान बताओ, तो इन सभी को क्या करोगे? जोड़ दोगे। इसको मान लेते हैं कि ये मान क्या हो गया? Q1, ये वाला क्या हो गया? Q2, ये क्या हो गया? Q3। हमारा सूत्र कहता है योज्यता का कि Q बराबर क्या होता है? Q1 + Q2 + Q3। 3 है तो 3 लिखे हैं, Q4 होता तो और लिख लेते हैं।
ठीक, अब इसको हल कर दें। Q1 का मान बताओ, प्लस, हाँ तो 2 लिख देता हूँ। Q2 का मान कितना है 4, तो 4 लिख देता हूँ। Q3 का मान चिन्ह सहित ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 5, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 4 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6, 6 में से 5 घटाएं कितना आ गया 1 कूलाम। तो इसका कुल आवेश कितना बनेगा 1 कूलाम, ऐसा है। तो जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको 5 जोड़ना है, चिन्ह सहित जोड़ना है। -5 है तो -5 ही जोड़ना है, वो जोड़ ही कहलाएगा। जब इसको प्लस माइनस करोगे तो माइनस ना हो जाएगा गणित के हिसाब से। ठीक है, तो योज्यता का नियम समझ में आ गया। क्या कहलाएगा, किसी निकाय का, सूत्र को बोलना है, इसको नहीं पढ़ना। क्या, किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग का मतलब ये होता है कि वो प्लस का चिन्ह भी लेना है और माइनस का चिन्ह भी लेना है, चिन्ह सहित लेना है। बीजगणितीय योग का मतलब क्या है, चिन्ह सहित। तो चलो एक बार आप बोल के देखो, इसका बोलो, किसी निकाय का कुल आवेश, फिर ऐसे बोल देना उसमें उपस्थित आवेशों का, बोलो तो उसमें उपस्थित आवेशों का, फिर ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस तरह से ये सिंपल सा है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आवेशों का संरक्षण, और इसको समझते हैं कि आवेश का संरक्षण क्या होता है, जो हमारा तीसरा है। ठीक है, तो आप लोग ऊर्जा का संरक्षण पढ़े हो। ऊर्जा संरक्षण क्या है, किसी निकाय की ऊर्जा न तो नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, ये ऊर्जा संरक्षण है। द्रव्यमान संरक्षण का भी केमिस्ट्री में पढ़ लिए कि माने किसी पदार्थ का द्रव्यमान ना घटता है न बढ़ता है ना, वो स्थिर रहता है। कोई भी अभिकारक हो, क्रिया हो, वो क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। जैसे इंसान है ना, हम लोग किससे बने हैं, केवल हवा और पानी से तो बने हैं, कुछ नहीं है हमारे अंदर। जब हमको जलाएंगे तो फिर हवा पानी हो जाएंगे, वो फिर जो हम इस धरती से ले रहे हैं, जब मरेंगे इस शरीर से जाएंगे तो इस धरती को वापस दे के चले जाएंगे। हमारा शरीर हड्डी वड्डी सब गल वल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो कहाँ गया, इसी धरती में मिल गया, है ना। तो क्या हमारे शरीर में जो मांस है तो बढ़ा गया, इस धरती इस पृथ्वी पर जितना द्रव्यमान है वो फिक्स है, न घट रहा है और न बढ़ रहा है, इसी का खा पी रहे हैं, जाएंगे तो यहीं छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो कुछ घटा कुछ बढ़ा, फिक्स है। ऐसे आवेश हैं, आवेश न घटता है न बढ़ता है, आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब होता है नष्ट नहीं होता है। ठीक है, केवल आवेश का स्थानांतरण होता है। जैसे मान के चलो अभी इसमें कोई आवेश होगा क्या, नहीं होगा। मेरे बाल में भी कोई आवेश होगा क्या, नहीं होगा। अब मैं इसको घिसना चालू करता हूं तो इसमें आवेश आ गए। तो मान लो शुरू में दोनों को मिला के कितने आवेश थे, शून्य। इसमें आवेश कितना है, कुछ नहीं तो माने शून्य। इसके अंदर भी आवेश कितना है, शून्य। तो शून्य शून्य किल मिला के कितना हो गया, शून्य। तो शुरुआत में आवेश कितने हैं, शून्य। अब मैं इसको रगड़ना चालू किया तो इसमें 10 ठो धन आ गए। कितने आ गए, 10 धन। तो इसमें कितने आए होंगे, 10 ऋण आए होंगे। घर्षण में बराबर और विपरीत आवेश आते हैं ना, तो इसमें 10 ऋण आए होंगे। अब 10 धन को और 10 ऋण को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 0। शुरू में कितने थे, 0, बाद में कितने हुए, 0। तो क्या मैं आवेश को बनाया, नहीं, आवेश ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो इसमें कमी हो गई, उसमें अधिकता हो गई, तो आवेश बन गए। तो यही है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। बोल के देखो, खाली स्थान में भरने के लिए आता है, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। इसे हम कहते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो वियुक्त निकाय, विलगित निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। पर यह विलगित शब्द का मतलब समझते हो, विलगित क्या होता है। जैसे केमिस्ट्री में 3 तरह के तंत्र पढ़े होगे ना, खुला तंत्र, बंद तंत्र, विलगित तंत्र। तंत्र माने निकाय होता है। तो क्या होता है भाई, ये नहीं बन रहा है। खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान वातावरण से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, खुला तंत्र। हम लोग खुले तंत्र में हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप जो है चाय को गर्म करके ऐसे रख दो, ठीक है, तो उसकी भाप भी बन के उड़ती है,
माने द्रव्यमान जा रहा है, भाप का भी तो वजन होगा पानी का कुछ ना कुछ, और वो उसकी गर्मी भी बाहर निकल रही है तो ठंडी हो रही है, माने ऊर्जा भी जा रही है। तो जब ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों का आना जाना होता है तब हम उसको क्या कहते हैं? खुला तंत्र। ठीक है, समझ में आया खुला तंत्र? उदाहरण बताओ, चाय को गर्म करके खुले में रख दो, वो कौन सा तंत्र कहला गया? खुला तंत्र कहला गया। अब एक काम करते हैं, केटली समझते हो, है ना? उसमें चारों तरफ से बंद रहता है केटली में, और वो जो ऐसे तो डिजाइन बनी रहती है यार केटली की, ये इस तरह से मान लो ऐसा, यहाँ ढक्कन लगा है, यहाँ भी ढक्कन लगा रहता है, इसके अंदर हम क्या भरते हैं? चाय। इसमें भाप नहीं निकल सकती, पर ये ठंडी हो सकती है। केटली में क्या हो सकता है? चाय हम भर दिए, ऊपर से ढक्कन पर दिए, यहाँ भी बंद कर दिए, जब देना होता है तो यहाँ भी निकालते हैं और फिर दे देते हैं। भाप नहीं निकलती, लेकिन इसके अंदर चाय ठंडी हो सकती, कुछ देर तक रखो तो ठंडा हो जाएगा। माने इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण तो होता है, पर द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? बंद निकाय। अब मान लो इसके चारों तरफ में बोरा वोरा बांध दिया, प्लास्टिक लगा दिया, इस तरह का सिस्टम बना दिया। माने जैसे आपका थर्मस होता है ना? थर्मस में ठंडा भरो तो ठंडा रहेगा, गर्म भरो तो गर्म, जैसा रखोगे वैसा। माने उसमें न द्रव्यमान जाता है न ऊर्जा जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? विलगित निकाय। जो अपने आसपास के वातावरण से बिल्कुल लेन देन कुछ न करता हो, न द्रव्यमान का स्थानांतरण करता हो, न ऊर्जा का करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? विलगित निकाय। तो यहाँ पर विलगित निकाय यही है कि भैया तुमको बाहर से आवेश नहीं लेना है ना, ना अपना आवेश बाहर देना है, तो तुम्हारा जितना आवेश है वो कैसा रहेगा? संरक्षित रहेगा, सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो आवेश का संरक्षण समझ में आया? क्या बोलोगे? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। कभी कभी ये प्रश्न परीक्षा में 2 नंबर का आता है कि आवेश का संरक्षण क्या है। तो आवेश का संरक्षण क्या है? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। चलिए अब हम आगे का यहाँ पर टॉपिक देखते हैं। आवेश का यहाँ पर है क्वांटीकरण, पर इसके शब्द का मतलब समझते हैं, है ना? क्वांटा एक शब्द होता है, और क्वांटा का मतलब होता है छोटा से छोटा कण। छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है ना? जैसे हमारा शरीर एक छोटी चीज से बना है। हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या होती है? बायो में पढ़े होगे, कोशिका। कोशिका होती है ना, तो कोशिका हमारे शरीर के लिए क्या कहला गई? क्वांटा कहला गई। ये दीवार है जिस चीज़ से बनी है, सबसे छोटी से छोटी सी चीज़, वो है ईंटें। तो ईंटा उसका क्या कहला गया? क्वांटा कहला गया। ऐसे आवेश का भी सबसे छोटा से छोटा कोई मान है जिसके हिसाब से आवेश बढ़ते घटते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको आप इस सूत्र को पढ़ेंगे। शब्द को मैं नहीं पढ़ाता, सूत्र आपको समझना है। क्यू का मतलब है निकाय का कुल आवेश। क्यू का मतलब क्या है? निकाय का कुल आवेश। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, या इसको मूल आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल आवेश। और एन का मतलब होता है पूर्ण संख्या। क्या होता है? पूर्ण संख्या। ठीक है, ये पूर्णांक मान लो, जैसे 1 2 3 4 5 0 जो भी, ये सारा ये क्या कहलाया? एन कहलाया। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो कौन सा चिन्ह मानोगे जब कोई चिन्ह नहीं लगा? तो नहीं, यहाँ एन और ई के बीच में गुणा। तो ऐसे पढ़ेंगे, किसी निकाय का कुल आवेश, फिर इसका नाम, इलेक्ट्रॉन के आवेश का, फिर इसका नाम, पूर्ण, फिर जो चिन्ह है गुणज होता है। अब आपको बोलना है, इसका नाम लो किसी निकाय का कुल आवेश, फिर इसका नाम लो इलेक्ट्रॉन के आवेश का, फिर इसका नाम लो पूर्ण, एन माने संख्या 1 2 3 4, ये एन है ना? पूर्ण, फिर इसका जो कोई चिन्ह नहीं है उस गुणे के चिन्ह को क्या बोल? गुणज। जो गुणा से जन्मा हुआ वो गुणज कहलाया। जैसे मैं बोलता हूँ 3 गुणे 4, तो ये कितना हुआ? 12। तो ये 3 और 4 का गुणज कहलाए, इनके गुणा से जन्मा। जा लग जाता है माने जन्मा। अग्रज बोल दिए माने आगे जन्मा। अनुज, अनु माने छोटा होता, पीछे जन्मा। ठीक है, तो जा का मतलब जन्मा होता है, गुणा से जन्मा, ये गुणज कहला जाएगा। ठीक है,
तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं, इसको क्या बोलोगे? किसी निकाय का कुल आवेश। फिर इसका नाम लो इलेक्ट्रॉन के आवेश का, फिर इसका नाम लो पूर्ण गुणज होता है। इसे ही आवेश का क्या कहते हैं? क्वांटीकरण। ये भी 2 नंबर का आता है। जो भी मैं आवेश का संरक्षण बताया, ये बताया, योज्यता बताया, ये सभी 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। पर इसमें Q N E है क्या? ठीक है, तो Q का मतलब क्या है? आवेश। और प्लस माइनस इसलिए लगा है कि आवेश तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए 2 चिन्ह लगे हैं। N का मतलब यहाँ पर संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे, है ना। N का मतलब धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या समझ लो, ठीक है। और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसका मान अब आ गया है, इसको आपको याद कर लेना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये सबसे छोटा आवेश होता है, इससे छोटा नहीं होता है। जैसे अभी हम बोले कि हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। अब कोई जीवित इकाई ऐसी नहीं है जो उससे छोटी हो। इसी तरह से आवेशों में सबसे छोटा मान किसका होता है? ये। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इसी का नाम क्या हो गया? मूल आवेश। तो परीक्षा में ये क्वांटीकरण न पूछ के ये भी पूछता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान क्या होता है? क्या? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये ऑप्शन में भी दे देता है नीचे, कहीं 1.6 - 19 लिख दिया, +19 लिख दिया, कहीं उसी के आसपास लिखेगा कि कंफ्यूजन तो रहे भैया, सोचते रह जाओ क्या है, जल्दी जल्दी, ठीक है। कभी पूछ दिया मूल आवेश का मान, तो मूल आवेश का मान भी यही लिखोगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यदि पूछा प्रोटॉन के आवेश का मान, तो यही होता है, बस उसमें प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन में किस में होता है? माइनस में होता है, ठीक है। पूछ दिया मूल आवेश किसे कहते हैं, तो वही भैया इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो चलिए फिर से यहाँ पर अब आवेश के 4 गुण हो गए ना, तो कोई क्रम नहीं है कि पहला दूसरा तीसरा क्या है, जो भी आपको याद आ जाए वो करना है। पहला बताओ क्या था? मूलभूत गुण। क्या है इसमें? क्या था? सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरा गुण क्या है? योज्यता का नियम। क्या है? सूत्र बताओ क्या होता है? Q बराबर Q1 + Q2 + Q3 डैश डैश करके, चाहे जितने हों ये अंत तक, तो इसी को शब्द बनाना है। क्या है? किसी निकाय का कुल आवेश उसमें उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग के बराबर हो, ये योज्यता का हो गया। फिर अगला क्या था? आवेश का संरक्षण। तो विलगित निकाय का आवेश सदैव संरक्षित होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या था? आवेश का क्वांटीकरण। आपको परिभाषा याद नहीं करना है, सूत्र याद करना। क्या था सूत्र? Q बराबर ±NE, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलोगे? इसका नाम लो किसी निकाय का कुल आवेश, फिर इसका नाम लो इलेक्ट्रॉन के आवेश का, फिर पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। जहाँ करके बता सकते हो। Q का मतलब कुल आवेश है, N का मतलब 1 2 3 4